गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल 9 शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सीटीई लखनऊ, जो कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ है, उनके द्वारा दिया गया जो मॉडल पेपर नंबर 3 है, उसके मैं गणित के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने आपको पता है कि जो जितने भी पेपर होते हैं आपके एनएमएस के, आपको पता है कि उसमें कुल 20 प्रश्न आते हैं। तो पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो उसमें मैंने 10 प्रश्न पहले ही बता दिए हैं बच्चों। आज मैं आगे के 10 प्रश्नों को बताने जा रहा हूं और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये मान लीजिए किसी भी राज्य के में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग विधिवत प्रश्नों को सुनते और देखते भी जाइए और समझते भी जाइए। कई बच्चों ने पीडीएफ तो डाउनलोड कर लिया होगा। जिन बच्चों ने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो आज के वीडियो से ज़रूर वो डाउनलोड कर लेंगे बच्चों, ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। और भी मैंने इसके सामाजिक अध्ययन के, विज्ञान के सभी प्रश्नों को समझा दिया है, तो आप उसको भी कृपया जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं। एक कई बार बच्चों की ये बात आती है कि सर इसका मैथ का वीडियो बनाइए या विज्ञान का बनाइए। तो बच्चों देखिए, कई चीज़ें आप लोग को अभी भी जानकारी का अभाव है कि प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने क्या किया है कि सभी विषयों को छाट कर अलग कर लिया है। विज्ञान का अलग, मैथ का अलग, सामाजिक अध्ययन का अलग, गणित का अलग, ठीक है, इस तरह से। और पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्र भी हैं, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए आपका आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है। इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है। जीवा की लंबाई होगी। अब देखिए, साफ साफ है कि एक आपका ये आपका एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक आपका ये है जीवा है, कॉर्ड है, ठीक है। मान लीजिए कॉर्ड है, ये है आपका 8 सेंटीमीटर का। कितना है? 8 सेमी का है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। और ये भी देखिए दिया है साथ में कि इस वृत्त की एक ये जो इस पे लंबवत है, ये दिया हुआ है, जो ये आपका जीवा है। बच्चों देखिए, सवाल में दिया हुआ है जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर का है, और जो जीवा, जो कॉर्ड है, वो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ ए, बी और ये सी। तो यहाँ पूछ रहा है ए बी कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, सामान्य सा नियम है कि जब भी कोई केंद्र से कोई लंबवत चीज़ें परपेंडिकुलर आती है लाइन, तो उस कॉर्ड को 90 अंश पे काटती है। तो यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी कर देता हूँ, डी ए सी। इसी चीज़ को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 10 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। हमें क्या करना है? पहले इसको निकालना है, ए सी निकालेंगे, इसके बाद हम सी बी निकालेंगे, क्योंकि हमें पूरा कितना निकालना है? ए बी निकालना है। इसका नियम बच्चों ये है कि कोई भी अगर लंबवत आता है तो कॉर्ड को, जीवा को आधे आधे पे काटता है, ठीक है। ये इसको ऐसे समझ के चलिए, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा, ठीक है। ए बी को हम दो भाग में बांट लेते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी बी। ए सी अगर x है तो सी बी कितना होगा? वो भी x होगा। कितना हो जाएगा? 2x। बस हम ये चीज़ ए सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको पता है ये आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम पी स्क्वायर को इधर ले आते हैं और एच स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको यहीं रहने दें, ठीक है। आप समझिएगा, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों, ये क्रॉस कर रहा हूँ मैं, p को वहीं रहने दे रहा हूँ अपने स्थान पे। इसको समझ के चलिए कि p को मैंने अपने स्थान पे रहने दिया, और b को मैं उधर ले गया हूँ, बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैंने पलट के ऐसे लिख दिया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके माइनस और प्लस के रूल्स हैं। अब इसको समझाने जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें h पता है, h का स्क्वायर, और ये b भी पता है आपका, b कितना हो गया, ये सॉरी p कितना हो गया? 8, 8 का वर्ग। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। कितना आया? 36। तो p कितना हो गया? p स्क्वायर कितना हो गया? 36। अगर हमें p निकालना है तो क्या करना है? इसको वर्गमूल में लेना होगा। 36 का वर्गमूल ले लीजिए, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला? अभी ये x निकला है। क्या निकला है? अभी x। हमें सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में जीवा की लंबाई पूछ रही है, ए बी पूछ रहा है। ए बी क्या है? 2x है।
इसका 2 गुना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 6 कर दीजिए, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस सवाल को करना था। ये उत्तर इसलिए इसका, सॉरी बच्चों, इसका उत्तर है बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 दिखा रहा हूँ मैं, 12 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज जो होता है बच्चों, उसका योगफल जो होता है आपका सम्मुख कोण पूछ रहा है। अब बच्चों देखिए, चक्रीय चतुर्भुज जो है, किसी भी सर्कल, कोई भी वृत्त होता है, उसके अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है, ठीक है, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है उसके सम्मुख कोण, जो सामने सामने कोण है, उनका योगफल कितना होता है। तो हमेशा मैं इस नामकरण कर देता हूँ ABCD। ठीक है, इसमें हमेशा देखिए एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A और एंगल B का कोण, ये सॉरी एंगल C, सम्मुख कोण इसके एंगल C हुआ, और ये एंगल B के सम्मुख कौन सा कोण है, एंगल D है। इनका योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी चतुर्भुज होता है, उनका चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा बच्चों, होगा आंसर नंबर C। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक चित्र है, आप PDF में तो देख ही लिए होंगे, ऐसे मैं सवाल में बच्चों को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पूछ रहा है एंगल CBE का मान क्या होगा। अब बच्चों देखिए आपके सामने चित्र है, सवाल ये पूछ रहा है कि एंगल CBE ये कितना होगा। अभी जस्ट देखिए, मैंने अभी ऊपर वाले सवाल में आपको नियम बताया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, या तो हिंदी में कहेंगे इसको चक्रीय चतुर्भुज में, सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए एंगल D प्लस एंगल B, ठीक है भाई, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल B कितना है, ये अंदर वाला कोण एंगल B कितना है, इसके लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल D। तो एंगल D कितना है आपका, 110 है, कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक और नियम पता है, अभी आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन है ऐसे सीधी जा रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन जो है सीधी जा रही है। तो भाई सीधी लाइन पे जो कोण होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी को हम नियम अप्लाई करेंगे बच्चों, कि यहाँ मान लीजिए मैं इसका A कर देता हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल कोण CBE बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें यही वाला कोण, आपका ये वाला कोण हमें पता है, ये वाला कोण कैसे पता है, सम्मुख कोण है इसका, एंगल ABC कितना होगा, देखिए यहाँ निकाल दे रहा हूँ, एंगल ABC कितना होगा, अभी हमने जस्ट निकाला है, ये कितना है, 70 डिग्री है। तो एंगल CBE कितना होगा, CBE बराबर 180 डिग्री, इसको उधर ले जाइए, मतलब 70 उधर ले जाइए, कितना आया, 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए आसानी से निकल आया कि नहीं आया, 110 डिग्री। इसलिए इसका उत्तर क्या है, B, आंसर नंबर B, ऑप्शन नंबर B सही है। ये कैसे आया, बस आपको इसको बच्चों समझ के चलना था, इस सवाल को कैसे हल किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3125 का घातीय संकेतक है, मतलब इसका एक्सपोनेंट हमें बताना है कि एक्सपोनेंट वाला पावर इसका कितना आएगा। तो बस करना क्या है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन में 5 टू द पावर दिया हुआ है, 5 का ये स्क्वायर दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, तो ये इसमें आएगा क्या। ठीक है, देखिए तो 5 से काटते चले जाइए, 5 6 30, 5 2 6 25। ठीक है, अब देखिए फिर 5 से काटिए, 1 2 5, फिर से 5 से काटिए, कितना आएगा 25, फिर 5 से काटिए, कितना आया 5, कितने 5 आ गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 3125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को 5 बार गुणा कर लें या 5 के ऊपर घात दे दें 5 की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका B इसलिए बच्चों सही है। ठीक, काफ़ी आसान था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बच्चों इसका पता होना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इजी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसमें देखिए दिया है आपका 44 का के घात 0 टू द पावर 0 का मान कितना होगा। ठीक है, हम लोग देखिए किताबों में बार बार पढ़े हैं कि x के घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मान क्या होगा बच्चों 1। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ ही सेकंड्स में हो गया, लेकिन अगर हमें नहीं पता रहेगा कॉन्सेप्ट तो अब हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों देखिए घबराना नहीं है, चीज़ों को समझ के चलना है।
एक मालगाड़ी की लंबाई, ठीक है भाई, हमने एक मालगाड़ी मान ली, ठीक है, मालगाड़ी हमने मान ली, डब्बों वाली है, अब डब्बा नहीं बनाऊंगा। इसकी लंबाई जो है 4.5 मीटर है, ठीक है। एक खंभे को, कोई मान लीजिए यहीं पे खंभा खड़ा है, यहीं पे वो खंभा खड़ा है, किसी खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो हमें क्या निकालना है? चाल। वो भी कितना निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, आइए इसको समझें। बच्चों ये प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ये 450 मीटर है, 450 मीटर है, ठीक है। आपके उसको दिख रहा होगा 4, क्योंकि अगर एक भी दशमलव इधर उधर हुआ फिर उत्तर भी आपका मैच नहीं आएगा, मैच नहीं होगा तो आप भी सोचेंगे लग रहा है प्रश्न गलत है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 450 मीटर है, क्योंकि इतनी 4.5 मीटर की गाड़ी भी होती नहीं है ऐसे भी ट्रेन बच्चों, ठीक है। तो आपको देखिए आपके सामने है लंबाई L बराबर, इसमें यह दूरी कहिए, दूरी आपकी कितनी होगी, डिस्टेंस बराबर कितने हो गए 450 मीटर, समय कितना है 18 सेकेंड, ठीक है। तब हम क्या निकालेंगे, उसकी चाल निकालेंगे, चाल या स्पीड, चाल या स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई 450 मीटर, समय कितना हो गया 18 सेकेंड, ठीक है। इसको काट दीजिए, 9 से काटते हैं, 9 2 से 18, ये 50, 50/2, 50/2 ही अभी मैं और नहीं काट रहा हूँ, आगे देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये देखिए मीटर प्रति सेकंड आ गया, हमें उत्तर किस में निकालना है, हमें निकालना है किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए बच्चों इसको 18/5 से क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा, तब ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। इसका भी नियम अलग है, कब समय बच्चों कम है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बस इतना याद रखिएगा, 18/5 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। 5 1 5, ये 10 बार में, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। 18 25 कितना होगा, 18 5 कितना होगा 90, ठीक है। तो आपका ये आ गया आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बच्चों इसलिए सही है। अगर आपको समझना होगा कि सर ये कैसे 18/5 से करना है तो कमेंट में बताइएगा, मैं अलग से इसका एक वीडियो बना के फिर डालूंगा, क्योंकि कई चीज़ें कन्वर्जन के बच्चों टाइम लेती हैं तो उसमें भी फिर समय लगेगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी राशि का, कोई राशि है भाई x है, उसका 15%, तो उसका 15%, ठीक है, 45 रुपये है, मतलब उसका 15% 45 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी, हमें x निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि आपको पता है प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना होगा, नीचे 100 लाना होगा, तब नीचे 100 ले आए, बराबर 45, x बराबर कितना होगा 45 गुणे 100/15, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम है बच्चों, कई बार मैंने बताया, ये नीचे चला जाता है ऊपर चला जाता है, वही चीज़ क्या है, 15 1 15, 15 3 कितना आया 300 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका इसलिए बच्चों सी जो है वो सही है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कई बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, तो उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी लिख रहा हूँ बच्चों, इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम या आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है, वह संख्या होगी जिसे अगर हम इससे गुणा करें, तो उत्तर 1 आना चाहिए, उत्तर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर ये माइनस नहीं लगा रहता तो हम क्या करते, 11/7 से करते, 11 1 कम 11, 11 7 7, ये कट गया, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाता, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि आपका माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन को प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ माइनस करना होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा -11/7, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बच्चों डी जो है वो सही है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है बच्चे, इसके देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 11/7 भी है, 11/7 भी है, 7/11 भी है, तो आपको सोचिए कितना कन्फ्यूज़न होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और ये देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है,
हम लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर्स बच्चों ना बहुलक वाला जो है, मोड वाला है, वो जो है काफ़ी आखिरी में आता है, तो अक्सर छूट ही जाता है। लेकिन सोचिए कितना आसान सा है। अब देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं 11, 12, 12, 13, 12, 10। कुछ नहीं करना है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उसको देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया है। तो भाई हम देख रहे हैं 12 जो है वो 3 बार दोहराया गया है, और बाकी संख्याएं तो एक ही 2 बार हैं। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई गई हो वही उसका उत्तर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आपका 12 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। सोचिए कितना आसान था, 1 सेकंड लगा, ये सवाल हो गया आपका। ठीक है, तो करना क्या है, बहुलक जब भी निकालना हो, मोड जब भी निकालना हो, तो देख लीजिए संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही उसका उत्तर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए आखिरी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी? अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे क्वेश्चंस में बोलूँगा तो उसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, फिर मैं हल बता रहा हूँ। बच्चों ये काफ़ी क्वेश्चन ट्रिकी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं मान लेता हूँ, एक देखिए कोई भी संख्या होती है एक्स वाई मैंने मान ली, तो ये वाई क्या है गया, इसका इकाई क्या हो गया? इकाई। इकाई यानी कि 1 डिजिट हो गया। और x को मान लेता हूँ दहाई। ठीक है, दहाई यानी कि ये इसका हो गया 10 डिजिट हो गया। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 56 है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 50 गुणे 10 प्लस 6, 56, 50 लिखते हैं ना पहले। देखिए 50 और 6, 50 और 6, तभी ना आया 56। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 50 गुणे 10 प्लस 6, ऐसे नहीं लिखेंगे। यही चीज़ को मैं यहाँ करने जा रहा हूँ क्योंकि ये दहाई अंक पे है। तो क्या करेंगे? 10 को बस पहले ले आया, इसको 10 गुणे 5 लिखे ना, 10x प्लस वाई। देखिए इस संख्या को मैंने इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद सवाल आपका धीरे धीरे हल हो जाएगा। तो जो मूल संख्या जो एक्स वाई थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई। जैसे मैंने 56 को कैसे लिखा? 56 को ऐसे लिखा 10 गुणे 5 प्लस 6। ठीक है, दहाई से हमने 10 के स्थान पे इससे गुणा कर दिया, उस संख्या को लिख लिया, प्लस इकाई वाली संख्या को जोड़ दिया। वही हम यहाँ पर बच्चों कर रहे हैं। ठीक है, तो जो संख्या बनी वो क्या बनी? 10x प्लस वाई बनी। अब देखिए सवाल कह रहा है कि दहाई का अंक जो है वह इकाई से 3 कम है। ठीक है, असल में जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 3 कम है। इसका मतलब क्या होगा आपका? y बराबर क्या हो जाएगा? y को इधर ले आता हूँ, मतलब एक -3 को उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, x प्लस 3। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले इसमें 10x प्लस वाई में मैं y का मान रख दे रहा हूँ। तो 10x प्लस y का मान देखिए ये क्या आ गया? x प्लस 3 आ गया। तो x प्लस 3 कितना आ गया? 11x प्लस 3। ये बच्चों कई बच्चे कहेंगे कि सवाल समझ में नहीं आया। इसके लिए बच्चों क्या करना होगा, आपको 2 से 3 बार इसी वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे। मैंने देखिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से मैंने बताया है। किसी संख्या को लेके जब आप सोचेंगे तभी ये आपको एक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि हमें संख्या ही नहीं पता। जब संख्या नहीं पता है तो हमें तो मानना पड़ेगा ना। और माना देखिए मैंने इसी आधार पे है कि 10 से कैसे 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस वाई ये कैसे आया, तभी आप समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि ध्यान दीजिए, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। अगर संख्या मान लीजिए जो संख्या है वो अंकों की जोड़ मैंने मान ली देखिए x प्लस वाई की 4 गुना है। ठीक है, यही चीज़ मैं अब करने जा रहा हूँ। अभी एक्स वाई क्या है आपका? 10x प्लस वाई है। ठीक है, 10x प्लस वाई को हमने क्या लिख लिया? 11x प्लस 3। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिर वही प्रोसेस करना होगा। 11x प्लस 3 4 गुना है अंकों के जोड़ का। तो अंक क्या है? x ले लिया, और y का मान देखिए ऑलरेडी यहाँ हमने निकाला है x प्लस 3। तो x प्लस 3 यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। 11x प्लस 3 बराबर, ये देखिए 2x हो गया, ये 3 हो गया, ब्रैकेट हम खोलेंगे, ये कितना हो गया? 4 2x प्लस 3। ब्रैकेट जब भी खुलता है बच्चों तो गुणा होता है। तो 4 2 8, 8x प्लस 12। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है x को x के तरफ ले जाइए, संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए। 11x माइनस 8x, क्योंकि 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12
-3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x बराबर 9 और x बराबर क्या हो गया 9/3 बराबर 3। तो देखिए x हमें मिल गया, x कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो y कितना है, y जो है 3 प्लस x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 6। अब हमें वो संख्या मिल गई x 3 और y 6, तो संख्या कौन सी है आपकी 36। संख्या कौन सी है 36, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी जो है सही है। ठीक है बच्चों, इसको देखिएगा, अगर आपको अभी भी दिक्कत लग रही हो तो इस सवाल को मैं फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।